सिर्फ प्रिपरेशन पे ध्यान दिए। मतलब मैं गारंटी के साथ बोल सकता बाकी जो 4 चीज़ लिखा हूँ उस पर शायद ही कोई ध्यान दिया होगा अभी तक, और मेरा वो स्ट्रेंथ था इसलिए मैं निकाल लिया। तो आपको बहुत ज़रूरी कि उस पर भी ध्यान देना है, और वो होता कैसे, टेस्ट के थ्रू ही। अभी सीखने का टाइम है, क्योंकि आपको टेस्ट देने की आदत नहीं है, कंप्यूटर पर बैठने की आदत नहीं है। आप जब टेस्ट सीरीज़ दोगे ना तो आपको क्वेश्चन वाइज टाइम का एनालिसिस भी करने मिलता है, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा कि मैं सबसे ज़्यादा ना किसी चीज़ से सीखा हूँ तो टेस्ट सीरीज़ से ही सीखा हूँ। पढ़ा हूँ पर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो टेस्ट में अच्छा नंबर नहीं आएगा तो मोरल डाउन हो जाएगा करके, ये डर रहता है। पर आप कब तक डरते रहोगे, आपको इवेंचुअली टेस्ट देना चालू करना ही है। और बहुत लोग अभी मैं जानता हूँ कि टेस्ट सीरीज़ नहीं चालू किए होंगे। कॉमन क्वेश्चन ये है कि ना रिवीजन को और साथ ही साथ जो नहीं हुआ है तैयारी को और टेस्ट को कैसे बैलेंस करें। तो जैसा आपने देखा कि मैंने ना हर जगह बोला है कि टेस्ट सीरीज़ दो, टेस्ट सीरीज़ दो। उसके पीछे कारण ये है ना कि टेस्ट सीरीज़ का ना बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस रहा है मेरे इम्प्रूवमेंट में, मेरे मार्क्स और इवन रैंक के इम्प्रूवमेंट में। मतलब उसके कारण मुझे पता चला कि यार मेरे में क्या कमियां हैं, क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है। तो बहुत सारे ऐसे फीडबैक्स मिलते हैं टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करने से, और यही रीज़न है ना कि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग के साथ भी मैं शेयर करूँ कि मैंने कैसे टेस्ट सीरीज़ को एकदम प्रॉपरली यूटिलाइज़ किया। और मैं वही उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी जब प्रॉपरली टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करेंगे, यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका ही फ़ायदा हो। पर कुछ लोग होते हैं ना जो अभी भी बिलीव करते हैं कि ना टेस्ट सीरीज़ सेकेंडरी है और गेट की तैयारी ही दैट मीन्स पढ़ना और रिवीजन ही मेन चीज़ है। तो उनका भी अलग इम्पोर्टेंस है, पर टेस्ट सीरीज़ की अपनी एक अलग जगह है। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर ऐसा मान ले कि आपको हाईवे में कार चलाना है, दैट इज़ आपको गेट एग्ज़ाम देना है, तो उसके पहले आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। पहले आप कार अपने स्ट्रीट में चलाएंगे, आपको पता होना चाहिए ब्रेक कहाँ पे है, क्लच कहाँ पे है, गियर कहाँ पे है। तो तभी आप हाईवे में कार चला पाएंगे, नहीं तो आप जानते क्या होगा बिना उसके चले जाएंगे तो। और एग्जैक्टली गेट में भी यही है, आपको पहले गेट में जाने के पहले ना प्रॉपर प्रैक्टिस होनी चाहिए, और वो प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज के कारण ही आती है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले चलिए स्टार्ट करते इस वीडियो को। अभी एकदम ऑब्वियस सी बात है कि जो भी गेट देता है या कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देता है वो चाहता है कि उसका अच्छे से अच्छा रैंक आए। तो वो कैसे करेंगे? उसके लिए आपको ऑब्वियसली मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन करने पड़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कैसे करेंगे? तो अगर मैं सिंपल सी चीज़ बोलूँ, मार्क्स ऑब्टेन का फॉर्मूला क्या होगा? तो वो है टोटल मार्क्स माइनस मार्क्स यू कुडंट स्कोर, दैट इज़ मे बी मार्क्स डिडक्टेड, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैंने ऑब्जर्व किया ना कि ना 3 रीजन्स होते हैं जिनके कारण हम मार्क्स स्कोर नहीं कर पाते। तो उन 3 रीज़न में जाने के पहले ना मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा ना कि हम सब इंसान हैं। तो ऐसा होता है ना, हम सब में इम्परफेक्शंस है, हम सब गलतियाँ करते हैं। तो ये एक्सपेक्ट करना गलत है कि ना हर चीज़ परफेक्ट होगा, कि तैयारी हमारी परफेक्ट होगी, हम वहाँ पे एकदम परफेक्टली एग्जीक्यूट करेंगे। इम्परफेक्शंस रहेंगे ही, ये हमारे कंट्रोल के बाहर है। पर जो चीज़ हमारे कंट्रोल में है ना, वो ये चीज़ है कि हम मैक्सिमम एफर्ट डाल सकते हैं कि जो मिस्टेक्स है, जो गलतियां हैं, जो इम्परफेक्शंस है, उनको हम मिनिमाइज कर सकते हैं ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो। तो अब जाता हूँ मैं उन 3 रीजंस के पीछे जो मैंने बताए जिनके कारण हमारे मार्क्स डिडक्ट होते हैं, या वो रीज़न जिनके कारण वो मार्क्स वी कुडंट स्कोर बढ़ता है। तो जो पहला रीज़न है वो है कि वी डोंट नो एवरीथिंग। मतलब हम ना हर चीज़ पढ़ के नहीं जाते। मैंने देखा है ना कि ऑन एवरेज ज़्यादातर लोग काफ़ी सारे सब्जेक्ट या काफ़ी सारे टॉपिक छूटे ही रहते हैं। जो लोग बहुत ही अच्छी तैयारी करते हैं ना, उन लोग 95 इवन 98% में बोलूँगा तैयारी कर लेते हैं, मतलब 98 टॉपिक्स कवर करके जाते हैं। पर अगर ऐसा रहा कि वो जो टॉपिक आप नहीं पढ़ के गए हैं उसमें से क्वेश्चन आया, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व ना कर पाए। फिर सेकेंड रीज़न ये आता है कि ना आप जो टॉपिक पढ़ के भी गए ना, उनके भी ऐसा होगा कि ना आप सारे क्वेश्चन नहीं बना पाएंगे। ऐसा लगेगा कि आप बहुत क्लोज है, कई बार ऐसा लगेगा कि आप फॉर्मूला भूल गए, कंफ्यूज हो गए कि क्या है। हो सकता है आप ये कंफ्यूज हो जाए कि
इस केस में, पर्टिकुलर केस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा, ए होगा या बी होगा, या हो सकता है कि आप कंसेप्चुअली किसी टॉपिक के बारे में कंफ्यूज्ड है, भले ही आपने पढ़ा हुआ हो पर उस समय ब्लर ब्लर जैसा लग रहा है, तो वो वाले क्वेश्चंस भी नहीं बनेंगे। पर जो टॉपिक आप पढ़ के भी गए और जिनके क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट भी किए हैं, तो भी मैं बोलूँगा ना कि जैसे मैंने बताया कि हम इम्परफेक्ट होते हैं, और यही थर्ड रीज़न है जिसके कारण ना हमारी गलतियाँ होती है। इसमें बात यह है कि जैसे हम सब इंसान ही हैं, गलतियाँ होंगी, इम्परफेक्शंस रहेंगे, तो होगा क्या, कई बार छोटी छोटी सिली सिली मिस्टेक्स होती है जो बहुत कॉस्टली हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप फॉर्मूले में x² था और आपको याद आ रहा है 2x, आपने वो कर लिया। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है 238 कोई वैल्यू दी हुई है, आप उसको नोट डाउन करते समय वो 328 हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि 2 + 2 = 8 भी हो जाता है। ये सब एकदम प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिनको आप अगर टैकल करें, मैं ये बता रहा हूँ, ये वो चीज़ें ना जो आपको थोड़ा पीछे खींच रही है, तो अगर आप इसमें अच्छे से इम्प्रूव करेंगे ना तो आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ेंगे। मतलब जो मार्क्स डिडक्टेड है वो कम होंगे, तो आपके जो मार्क्स ऑब्टेन्ड है वो बढ़ जाएंगे। मैं इसीलिए इन चीज़ों के बारे में बता रहा हूँ ताकि हम इस पे आगे जाके काम करें। मैं ये बोलूँगा ना कि टेस्ट सीरीज इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ इम्प्रूवमेंट। तो सबसे पहले ये रूल है कि आपको ना रोज़ टेस्ट देना चालू करना पड़ेगा, क्योंकि टेस्ट ही वो चीज़ है जिसका एनालिसिस करके ना आप डेफिनेटली बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर पाएंगे। मेरे साथ ऐसा होता था कि जो भी मान लीजिए आधे घंटे का टेस्ट तो भी 1 आवर निकल जाता था एनालिसिस में, वैसे ही 1.5 आवर के टेस्ट में 2 आवर निकल ही जाता था। और जो 3 घंटे का फुल टेस्ट मॉक टेस्ट जो मैं देता था, उसमें ऐसा है कि मैं 3 घंटा टेस्ट दिया, उसके अलावा भी 3 या 4 घंटा सिर्फ उसके एनालिसिस में निकल गया। तो आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा इसके पीछे, और ये मैं बोलूँगा डेफिनेटली ना काफ़ी वर्थ रहेगा। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ ना कि जितना भी लास्ट का टाइम होता है ना, वो ना टेस्ट सीरीज के अराउंड रिवॉल्व करना चाहिए। जैसे अगर मैं आपको बोलूँ कि डेली शेड्यूल ये रखना चाहिए कि आप डिसाइड करो आपको कौन सा टेस्ट देना है, तो सुबह उठो, उसका जो भी टॉपिक है, जो भी या सब्जेक्ट जो आप डिसाइड किए जिसका टेस्ट देना है, उसको ऊपर ऊपर से कम रिवाइज कर लो। उसके बाद आप टेस्ट अटेम्प्ट करो। उसके बाद जितना मैंने बताया टाइम काफ़ी लगेगा एनालिसिस में, एनालिसिस पे टाइम दो। तो एनालिसिस में आपको ये देखना है ना कि आपका क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है। जैसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपका ना बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, वो ऐसे टाइप के टॉपिक रहेंगे, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे जो आप कंसिस्टेंटली अच्छे से सॉल्व कर रहे हैं। और जो वीक पॉइंट निकल के आएगा ना, वो आपको ना इम्प्रूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। वो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म जैसा है, उसमें आपको ये है ना कि आपको धीरे धीरे इम्प्रूव करना पड़ेगा उन चीज़ों पे। कई बार ऐसा होता है कि ना वो चीज़ें होता सिली मिस्टेक हो सकती है, या हो सकता है कि आप कोई कंसेप्ट बार बार भूल जा रहे हैं, या कोई टॉपिक है जो आप पढ़ चुके हैं, आपको लगता है आता है पर मे बी तो भी आप बार बार भूल जा रहे हैं। तो इसके कारण ना आप धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और मैं ये भी जानता हूँ ना कि मैक्सिमम लोगों का ना अभी तक सारे सब्जेक्ट कवर भी नहीं हुए होंगे, तो दिन का ना बाकी बचा हुआ टाइम ना मैं आपको बोलूँगा ना कि उन सब्जेक्ट पे कवर करने पे लगाओ। और फिर जब थोड़ा थोड़ा मान लीजिए उन सब्जेक्ट के टॉपिक या वो सब्जेक्ट ही कवर हो गया, तो आप उनका भी टेस्ट देना चालू करो। तो ये मैं आपको बोलूँगा, दिन का शेड्यूल ये सजेस्ट करूँगा, तो ये ना सारी चीज़ कवर करता है। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन रहता है कि ना कैसे बैलेंस करें, रिवीजन भी करना है, पढ़ाई भी करना है, टेस्ट सीरीज भी देना है, तो ये एकदम परफेक्ट शेड्यूल है। आप पढ़िए, टेस्ट दीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर जो एनालिसिस में निकला पॉइंट्स उस पर इम्प्रूव कीजिए, और जो बाकी बचा हुआ टॉपिक है उसको पढ़िए। तो ऐसे करते करते जाएंगे ना तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा कोर्स भी खत्म हो जाएगा और टेस्ट भी अच्छा खासा कवर कर ही लेंगे आप। मैंने इतने बार बोला एनालिसिस एनालिसिस एनालिसिस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एनालिसिस कैसे करें। तो आप जब टेस्ट देंगे ना तो पोर्टल खुलता है जिसमें आप काफ़ी चीज़ें एनालाइज कर सकते हैं, पर जो मैं आपको फर्स्ट चीज़ एनालाइज करने बोलूँगा ना वो ये है कि ना आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपके कौन से टॉपिक वीक है, कौन से टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। इसके 2 फायदे हैं। पहला ये है ना कि आप जब देखेंगे ना कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक ये है, तो उसमें ना आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी बूस्ट होता है कि आप कंसिस्टेंटली देख रहे हैं कि उस टॉपिक के क्वेश्चन बन जा रहे हैं। तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें रहेंगी ना जो आपकी जिन टॉपिक्स पे ग्रिप रहेगी उनके क्वेश्चन बन जाएंगे मैक्सिमम टाइम। प्लस जो सेकंड टॉपिक है जो वीक कैटेगरी में फॉल करते हैं, उसमें भी आपको पता चलेगा ना कि इन टॉपिक पे इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो आप जैसे मैंने बताया कि वो अप्रोच फॉलो कीजिए कि आपने टेस्ट दिया, एनालाइज किया कि ये टॉपिक वीक है, फिर उसको पढ़िए।
तो हो सकता है कि कुछ कई बार ऐसा होगा कि एक बार में पढ़ने पे समझ नहीं आएगा, एक बार में पढ़ने पे ग्रिप नहीं आएगा, पर आप कंसिस्टेंटली जब ये करते जाएंगे ना तो ग्रेजुअली आप देखेंगे कि इतना इम्प्रूव हो गया कि आपका वो वीक टॉपिक के भी क्वेश्चन बनने लग जाएंगे रेगुलरली। तो इससे ना आपके मार्क्स काफ़ी बढ़ जाएंगे। और जो मैं सेकंड बेनिफिट बताने वाला हूँ इस स्ट्रॉन्ग और वीक में डिफ्रेंशिएट करने का, वो ये है कि ना जब आप टेस्ट मतलब एग्ज़ाम देने बैठेंगे ना तो एग्ज़ाम में आपको 65 क्वेश्चंस आएंगे और कितना 3 घंटा मिलता है, तो मतलब टाइम लिमिटेड है, तो वहाँ पे आपको ना स्मार्टली काम करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता था हमेशा ना कि वो क्वेश्चन उठाता था जो मेरे को पता है मेरे कंफर्ट जोन में और मैं काफ़ी श्योर हूँ कि बन ही जाएंगे, तो वो क्वेश्चन सॉल्व करता था। तो ऐसे करते 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 मैं एक बार पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, 1 से 65 तक चला गया। तो ऐसा है कि जैसे आपके जो चूज किए हुए क्वेश्चन हैं जो आपके कंफर्टेबल जोन में लाई करते, अगर वो क्वेश्चन आप चूज करेंगे स्मार्टली तो आपका उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन सही भी होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि 1.5 आवर्स हो गए एग्जाम के और आपने देखा कि आपके 30-35 क्वेश्चंस बन गए, और क्योंकि वो आपके कंफर्ट जोन से थे तो मोस्ट प्रोबेबली वो क्वेश्चन सही भी रहेंगे, तो आपका इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा क्योंकि आपके पास 1 घंटा बचा है और जो बाकी 30 या 35 क्वेश्चन सॉल्व करने बचे हैं तो आप उनमें से तो भी 20-25 क्वेश्चंस मैं मानता हूँ कि कर ही लेंगे। तो एट द एंड आपका अटेम्प्ट बहुत अच्छा खासा हो जाएगा। तो ये एक स्मार्ट अप्रोच है जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक और वीक टॉपिक को डिफ्रेंशिएट करने से आ जाएगा। प्लस मैं आपको सेकंड चीज़ ये भी बोलूँगा जो एनालाइज करना है ना, ये है मिस्टेक्स आपकी। कई बार ऐसा होता है ना, हर इंसान की ना कुछ कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती है। जैसे मेरे साथ था ना, मैं फॉर्मूले भूल जाता था, तो कई बार वहाँ पे बैठा हूँ फॉर्मूले याद नहीं आ रहे क्या है, मतलब या तो फॉर्मूले में कभी x² था तो उसकी जगह 2x लिख दिया। और एक मैंने देखा था बहुत इम्प्रूव किया जिसके कारण कि क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्ज दिया हुआ है, पर क्वेश्चन में जो मतलब जो फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना है उसमें आता है जो फ्रीक्वेंसी इन रेडियन पर सेकेंड। तो मैंने कई बार ने ये मिस्टेक्स की है कि हर्ट्ज को रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट नहीं किया और ऐसे यूज़ कर लिया तो मेरे आंसर गलत आते थे। तो मैंने फिर लगातार उस पर भी ध्यान दिया कि यार अगली बार ये गलती नहीं करना है। तो क्या होता था आगे से ना कि जब भी मेरे को फ्रीक्वेंसी दिखती थी ना तो मेरा माइंड एकदम अलर्ट हो जाता था कि ध्यान दो ये हर्ट्ज है कि ये रेडियन पर सेकेंड है। तो धीरे धीरे करते करते ना आप भी ये मिस्टेक्स एलिमिनेट करेंगे तो जो आपके मार्क्स डिडक्ट होने वाले रहेंगे ना वो भी कम होते जाएंगे। और थर्ड मैं आपको ये बोलूँगा कि ना टाइम मैनेजमेंट पे ध्यान दीजिए। अब जब टेस्ट देंगे ना, और टेस्ट देने के बाद एक ना स्पेशल कॉलम रहता है, उसमें दिया रहता है कि ना आपने किस क्वेश्चन पे कितना टाइम स्पेंड किया है, तो वो ध्यान देना ज़रूरी है। मैं एक बार नेटवर्क का टेस्ट दे रहा था, 30 मिनट का टेस्ट था और बाद में मैंने देखा कि मैंने सिर्फ 12 मिनट्स एक ही क्वेश्चन पे स्पेंड कर दिए थे। वो इसलिए हुआ, ऐसा नहीं कि मैं एक स्ट्रेच में 12 मिनट स्पेंड किया, पर मैंने पहले बार अटेम्प्ट किया, 3 मिनट दे दिया, क्वेश्चन नहीं बना, फिर से आके उस क्वेश्चन को ट्राई किया, मेरे को लगा बन जाएगा, फिर 4 मिनट दे दिया, फिर से थोड़ी देर बाद फिर से आके अटेम्प्ट किया, फिर कुछ नया ट्राई किया। तो ऐसा होते होते 30 मिनट के टेस्ट में से मैंने 12 मिनट सिर्फ एक क्वेश्चन को दिए और उसमें एट द एंड वो क्वेश्चन बना नहीं और मेरे मार्क्स बहुत ही ख़राब आए। फिर मैंने रियलाइज़ किया कि क्यों ख़राब आए, क्योंकि मैं ना बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया। तो कंक्लूजन ये निकला ना कि अगर मैं उस 12 मिनट को जो मैंने एक जगह स्पेंड किए थे उसको अगर मैं किसी और क्वेश्चन में दे देता तो मेरा क्वेश्चन भी हो सकता है उसकी जगह 2 या 3 क्वेश्चंस बन जाते, मतलब इजीली मैं 5 और 6 मार्क्स आराम से और एक्स्ट्रा स्कोर कर सकता था। तो टाइम मैनेजमेंट ही बहुत क्रूशियल है, क्योंकि देखिए टाइम लिमिटेड है, टाइम ही सबसे बड़ा एसेट है। आपको 3 घंटे मिलने वाले, आपको 65 क्वेश्चन सॉल्व करने। और आप ये ध्यान दीजिए कि मैंने इतना सारा एनालिसिस बताया पर एक चीज़ मैंने कभी रैंक के बारे में नहीं बोला, क्योंकि अभी ना सिर्फ स्टार्टिंग स्टेज है, अभी आपका इंप्रूवमेंट का फेस है। मैंने जितनी चीज़ अभी बताई हर जगह बोला इंप्रूवमेंट इंप्रूवमेंट, कभी भी कंपेयर नहीं बोला। कंपेयर करो आप खुद से कि कल मैं कैसा था, आज मैं कैसा हूँ, किसी और से कंपेयर नहीं करना है, रैंक नहीं देखना है शुरुआत में। कम से कम रैंक जब अच्छा आएगा तो कॉन्फिडेंस बूस्ट हो गई, और जब नहीं अच्छा आएगा ना तो वो आपका इंडिकेशन है कि आपको और मेहनत करना है। ये इंडिकेशन नहीं है कि आपका कुछ नहीं हो सकता, क्विट नहीं करना है। और जब आप कोई भी टेस्ट सीरीज खरीदेंगे ना तो वो पूरा पैकेज में आता है। इसका मतलब ये है कि ना हर सब्जेक्ट के उसमें बेसिक टेस्ट भी रहेंगे और जो चैलेंजिंग टेस्ट है, जो एडवांस बोलते हैं, वो टेस्ट भी रहेंगे। तो आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा ना कि आप चाहे कितनी भी टेस्ट सीरीज खरीदो पर एटलीस्ट एक पूरी करो,
क्योंकि हमारी टेंडेंसी मतलब अगर ये बहुत गलत होगा अगर मैं बोलूँ ना कि आप 2-3 टेस्ट सीरीज खरीदे और दोनों टेस्ट सीरीज का सिर्फ इजी दे दिए या इवन दोनों टेस्ट सीरीज का सिर्फ डिफिकल्ट दे दिए, क्योंकि आपको ना अडेप्ट करना है। ऐसा है कि ना कोई बता नहीं सकता कि ना गेट में कैसा पेपर आने वाला है, इजी आने वाला है या टफ आने वाला है। तो आपको दोनों चीज़ों की आदत होनी चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ ना, जो 2018 गेट का इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर आया था वो ना जितना यूजुअल होता है उससे ज़्यादा चैलेंजिंग आ गया था। तो उसके कारण क्या हुआ कि ना कट ऑफ वगैरह बहुत कम चला गया। पर जो लोग काफ़ी अच्छी तैयारी करके रखे थे, जो टेस्ट देते थे, तो उनको कंटिन्यूसली आदत था ना कि उनके लगभग सारे क्वेश्चन बनते थे और कंसिस्टेंटली वो भी टॉप मतलब कम से कम 80 मार्क्स स्कोर करते ही थे। पर जब वो मेन एग्जाम में बैठे तो उनका जो कंफर्ट जोन था उससे बाहर चले गए, क्योंकि उनको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत थी पर एग्जाम में बनने कम लग गए। तो वो एकदम डिप्रेस हो गए, उनके कारण उसका पूरा पेपर बिगड़ गया। तो इजी और टफ दोनों मिक्स करके चलिए, क्योंकि कोई बता नहीं सकता। प्लस मैं आपको ये भी बोलूँगा ना कि गेट में आते 10 सब्जेक्ट है ना, तो आपको 10 के 10 सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देना है। हमारी टेंडेंसी ये होती है ना कि हम सिर्फ ना वो सब्जेक्ट देना चाहते हैं कि जो हमको अच्छे लगते हो, जो स्ट्रांग हो, क्योंकि उसमें हमेशा अच्छे मार्क्स आते हैं तो हमको अच्छा फील आता है। पर जो बाकी वीक सब्जेक्ट है मान लीजिए कोई आपके, वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कोई ऐसा बता नहीं सकता ना कि अगले साल के गेट के एग्जाम में कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा होने वाला है। बहुत लोग ऐसा एनालिसिस करते, पर मैं बता रहा हूँ कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि कोई बता नहीं सकता कि पेपर टफ आएगा, इजी आएगा, कौन सा सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा आएगा। इसलिए मैं बोलूँगा ना हर सब्जेक्ट इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं एटलीस्ट आपको सजेस्ट करूँगा ना कि जो आप सब्जेक्ट जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है उसके भी कम से कम वीक जो इजी टॉपिक्स है, जो सिंपल चीज़ें हैं वो पढ़ के जाइए, तो उससे ना आपका कवरेज काफ़ी हो जाएगा। तो उनके क्वेश्चन जब फंसेंगे ना तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्लस मैं ये भी बोलूँगा कि आप जब बैठते हैं ना एग्ज़ाम देने या टेस्ट देने, तो आपको फुल सीरियसनेस के साथ बैठना है। मैं जब बैठता था ना तो ऐसा नहीं कंसिडर करके चलना कि ये प्रैक्टिस है या ये मॉक है। बैठना है तो वही एटीट्यूड से बैठना है कि यार ये एग्ज़ाम है मेरे को जो ओरिजिनल एग्ज़ाम है वैसे ही इसको प्रोसीड करना है। तो मैं सजेस्ट करूँगा शुरुआत में ना आप एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपको क्या जमता है, कि आपकी क्या अप्रोच रहेगी टेस्ट को सॉल्व करने में। आप फास्ट जाना चाहते हैं जल्दी जल्दी, कि आराम से बैठ के एक्यूरेसी पे फोकस करना चाहते हैं। मेरा जैसे था कि मेरे को जो पसंद था ना वो ये था कि पहले 1 मार्क क्वेश्चन बनाओ, पहले एप्टीट्यूड के क्वेश्चन बनाओ, फिर 1 मार्क बनाओ, फिर 2 मार्क बनाओ। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आप आराम से एक्सपेरिमेंट कीजिए उस चीज़ में भी। पर जब आप एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं ना वहाँ पे, तो आपको जो ये है ना आप जो फिक्स करके रखे हो उसको फॉलो करना है। एग्ज़ाम में जाके वहाँ पे चेंज नहीं करना है। एटलीस्ट 10-15 डेज में जो आपका फिक्स्ड पैटर्न है ना, एक ही एटीट्यूड से बैठना है, एक ही पैटर्न में बैठ के टेस्ट देना है। चाहे आपकी मर्जी जो भी हो, आप स्पीड पे फोकस करें चाहे एक्यूरेसी फोकस करें। आप एक्सपेरिमेंट कीजिए, देखिए कि आपके लिए क्या वर्क करता है, उसके हिसाब से आगे जाके प्रोसीड कीजिए। और मैं आपको ये भी बोलूँगा ना कि जो भी सब्जेक्ट्स है ना उसको टेस्ट देते समय रोटेट करते जाइए। ऐसा मत कीजिएगा कि आपको कोई सब्जेक्ट पसंद है ना तो उसके सारे टेस्ट दे दिए, फिर बाद में वो टेस्ट खत्म हो गए तो आपके पास प्रैक्टिस के लिए कुछ नहीं बचा है। अब जैसे आप रोटेट करते जाएंगे ना तो उसका फ़ायदा ये है कि आप देखिए कि जब आप फुल टेस्ट या गेट में 65 क्वेश्चन आएंगे तो वो रैंडम आते जाएंगे। हो सकता है कभी एक सब्जेक्ट का आ गया, अगला क्वेश्चन किसी और सब्जेक्ट का रहा, तो ऐसा नहीं कि एक ही सब्जेक्ट के कंटिन्यूस लगातार क्वेश्चन आपको दिखेंगे। तो वो एक स्विचिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक के बीच में। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ना आप उसको भी रोटेट कीजिए, मिक्स करते जाइए। तो उससे क्या होगा कि ना आप जब किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट दिए उसके पहले उसका रिवाइज किए, तो अगले दिन किसी और टेस्ट दिए किसी और सब्जेक्ट का, उसका भी पहले आप रिवाइज किए। तो ऐसे ना आप सारे सब्जेक्ट को भी साथ साथ में टच करते जाएंगे। नहीं तो हम लोग के साथ ऐसा होता है ना कि बहुत दिन हो गए किसी सब्जेक्ट का टेस्ट दिए, रिवाइज किए ना, हम बोलना चालू कर देते हैं। और वीडियो एंड करने से पहले कुछ मैं आपको स्मार्ट टिप्स देता हूँ। आप अगर गेट की किसी भी ब्रांच का, किसी भी ईयर का प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देखें तो उसमें आप देखेंगे ना कि अबाउट 10% या 5% ही क्वेश्चन होते हैं जो टफ होते हैं। उसके अलावा 30-40% क्वेश्चन ईजी होंगे और 40-50% क्वेश्चन मीडियम लेवल के होंगे। तो अब स्मार्ट तरीका ये है कि ना आपको क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना है
उसके लिए आपको ना प्रैक्टिस काफ़ी चाहिए रहेगा कि आपको पता चलना चाहिए कौन सा एक शॉट में बनने वाला है। अगर मैं छोटा सा एनालिसिस करके बताऊँ तो उसमें ऐसा है कि आप देखिए कि अगर आप 2 मार्क का कोई इजी क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी आपको 2 मार्क मिलेगा, और अगर आप कोई 2 मार्क का टफ क्वेश्चन सॉल्व करें तो भी आपको 2 मार्क मिलेगा। पर डिफरेंस उस 2 मार्क के बजाय ये है कि ना जो टफ क्वेश्चन है वो आपका काफ़ी एनर्जी भी यूज़ करेगा, काफ़ी टाइम भी यूज़ करेगा, पर इजी क्वेश्चन वही इजीली बन जाएगा, तो आपके पास काफ़ी टाइम बचेगा कि आगे क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। तो अगर आप इसमें डिस्टिंग्विश कर पाएँ कि आपको कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करना चाहिए, तो ये स्मार्ट अप्रोच है टाइम बचाने का और जल्दी जल्दी आगे बढ़ने का। प्लस लास्ट मैं ये बोलूँगा ना कि मॉक टेस्ट जो है ना वो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको जनवरी में देने के लिए बोलूँगा। आपको मैं ये भी सजेस्ट करूँगा कि आप सेंटर बेस्ड टेस्ट भी ऑप्ट करें, जो काफ़ी सारे कोचिंग के रहते हैं, उसमें रियल फील आएगा एग्ज़ाम का। और सबसे मेन बात ना, जब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा ना तो आप ये देखिएगा कि आपका एग्ज़ाम कौन से स्लॉट में है। फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा गेट 2017 का एग्ज़ाम था 9 to 12 वाले स्लॉट में, तो मैं रोज़ एग्जैक्टली उसी टाइम मॉक टेस्ट देता था, मतलब 3 आवर्स का टेस्ट देता था। मेरा 9 o'clock से एग्ज़ाम था, तो मैं ये प्लान करता था कि जिस दिन मेरा गेट का एग्ज़ाम रहेगा उस दिन मुझे 7 o'clock तो उठना ही पड़ेगा, अप्रॉक्स 8:30 तो मुझे अपने सेंटर पहुंचना ही पड़ेगा। तो मैं वही करता था, 6:30 7 o'clock उठ ही जाता था रोज़ सुबह उठ के नहा के नाश्ता कर लेता था, फिर रिवाइज करता था और रोज़ एग्जैक्ट 9 to 12 ही एग्ज़ाम देता था। तो उससे क्या हमारी बॉडी भी अडेप्ट हो जाती है कि हमें किस टाइम पे एग्ज़ाम देना है, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस क्रिएट करेगा। पर मैं बता रहा हूँ विद दैट लेवल ऑफ कंपटीशन वो थोड़ा डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस आगे क्रिएट करेगा।